हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। आज देख लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे 9th का साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान देखिए, विज्ञान है क्या, जैसे जो मानव होते हैं ये किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में अवलोकन करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और अवलोकन के पश्चात जो है वो प्रयोग करते हैं और प्रयोगों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यही जो ज्ञान होता है इसी को विज्ञान कहते हैं। आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन अब आप एडवांस क्लास में पढ़ने जा रहे हो तो यहाँ पर आप कह सकते हो, आपको देखिए रटना नहीं है, रट कर पढ़ाई नहीं करना है। आप कह सकते हो कि मानव द्वारा प्रयोगों प्रेक्षणों के दौरान या प्रयोगों प्रेक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। मानव के प्रयोगों एवं प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो 9th में हमको पढ़ना है वो देख लीजिए, 3 पार्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपको केमिकल साइंस, एक पढ़ना है आपको बायोलॉजिकल साइंस और एक पढ़ना है आपको फिजिकल साइंस। तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फिजिकल साइंस के बारे में। विज्ञान हो गया, विज्ञान में हमको पढ़ना है फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान क्या होता है? फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, यहाँ पर हमको पढ़ना है भौतिक विज्ञान के बारे में। देखिए, भौतिक विज्ञान क्या होता है प्यारे बच्चों, आप कह सकते हो कि जो मानव होते हैं या भौतिक विज्ञान में जो है मनुष्य प्रकृति की नकल करते हैं। प्रकृति की नकल करने का क्या मतलब हुआ कि प्रकृति में क्या हो रहा है, बारिश होना, इंद्रधनुष का बनना, पेड़ की पत्तियों में पानी का चढ़ जाना, ये सब कहाँ पर है? पत्तियों में है। तो इसका अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन जो हम लोग करते हैं ये हमारा कहलाता है भौतिक विज्ञान। जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति कितने चीज़ों से मिलकर बनी है, ये आपसे अगर पूछा जाता है तो आप आंसर दे सकते हो कि जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। और वो 2 चीज़ क्या है? एक आपका है ऊर्जा, एक है ऊर्जा तो दूसरा है द्रव्य। अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो 2 चीज से मिलकर पूरा नेचर हमारा बना है, एक ऊर्जा और एक द्रव्य। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और द्रव्य क्या होता है? ऐसा कह सकते हो जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ भार होता हो, उसी को हम लोग कह सकते हैं द्रव्य। तो आप कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ लेके देखते हो पूरे यूनिवर्स में, पूरे नेचर में, तो आपको ये दोनों चीज़ में से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, या तो एनर्जी या तो मैटर, या तो ऊर्जा या तो द्रव्य। तो जो हमारी प्रकृति बनी है वो ऊर्जा और द्रव्य से मिलकर बनी है। अब यहाँ पर देखिए, फिजिकल साइंस की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है, कोई आपसे पूछ ले कि फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बहुत ही साधारण सी परिभाषा दे सकते हो कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। या तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। एक डेफिनेशन और हम लोग दे सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक ऊर्जा और एक बना है ये द्रव्य से मिलकर। तो हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, ऊर्जा का एक रूप नहीं है, ऊर्जा के अनेक रूप हैं। आप कहते हो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं ऊर्जा व द्रव्य के बीच होने वाली भिन्न भिन्न क्रियाओं या अन्योन्य क्रियाओं आप कह सकते हो। ऊर्जा व द्रव्य के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का जहां पर अध्ययन होता है वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर से देख लीजिए दूसरी डेफिनेशन इसकी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं ऊर्जा व द्रव्य के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा 9th में आपका जो पहला टॉपिक पे हम आप लोगों को ले चलते हैं, पहला चैप्टर या पहला यूनिट जो आपको पढ़ना है मैकेनिक्स पढ़ना है, और इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर आपका है गति। फर्स्ट चैप्टर बच्चों आपका है गति। गति क्या होता है? गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। अगर आपसे कोई पूछ ले गति किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, गति किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? गति से तो आप परिचित हो, रोड पे चलते हो आप गति करते हो। अब हम इस तरह से टहल रहे हैं तो गति कर रहे हैं, देखिए हाथ हिला रहे हैं तो ये मूव हो रहा है, गति कर रहे हैं, इसको आप गति बोल सकते हो। लेकिन उसको आपको जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना है, वैज्ञानिक भाषा में बोलना है कि गति किसे कहते हैं। तो देखिएगा गति की परिभाषा हम आप लोगों को बता रहे हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष बदलती है तो वह गति अवस्था में कही जाती है। जैसे आप सपोज कीजिए कि रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और रेल में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो दो व्यक्ति जो बैठे हैं, देख लीजिए आप ट्रेन ले सकते हो या बस ले सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। चलिए बस ही ले लेते हैं। ये बस है और आप रोड पे चौराहे पे खड़े हो और दो व्यक्ति राम और श्याम बस में बैठे हैं। अब आप जब बस को देखते हो तो आपको लगता है कि ये बस के साथ साथ ये गतिशील तो हैं, सब गति तो कर रहे हैं, तो आपके सापेक्ष ये गतिशील, ये भी गतिशील हैं। राम और श्याम भी आपके सापेक्ष गतिशील हैं, इसलिए कहा गया किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष। स्थिर, यही अब स्थिर बन जा रहा है, इसी के सापेक्ष हम इन दोनों की गतियां ले रहे हैं। जबकि अगर आप राम से जाके पूछे राम क्या श्याम गतिमान है, तो बिल्कुल नहीं, बस में वो भी बैठा, देखेगा हाँ वो तो एक दूसरे सापेक्ष स्थिर हैं, लेकिन बाहर जो खड़ा है उसके सापेक्ष ये क्या है? गतिशील है। तो डेफिनेशन में हम लोग क्या कहेंगे? जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष बदलती है तो वह गति अवस्था में कही जाती है। डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि ये गति है, गतिशील है, हम कहते हैं ये गति कर रहा है, ये जरूरी नहीं, हमको किसी के सापेक्ष लेना पड़ेगा, किसके सापेक्ष गति कर रहा है। अब बताइए अगर हम इस तरह से खड़े हैं तो अब देखिए स्टॉप हैं, खड़े हैं, एकदम रुके हुए हैं। अब कोई हम पूछे क्या हम गति कर रहे हैं, आप कहोगे नहीं आप गति नहीं कर रहे हैं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। हम गति कर रहे हैं, बेशक हम आपके सापेक्ष खड़े हो या इस व्हाइट बोर्ड के सापेक्ष खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गति नहीं कर रहे हैं। गति कैसे कर रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के सापेक्ष हम स्थिर हैं, लेकिन अगर किसी और के सापेक्ष देखते हो पृथ्वी के साथ साथ हम गति कर रहे हैं। लेकिन किसी और आप दूर जाके किसी प्लेनेट से आप
देखते हो तो हम वहाँ पे गति कर रहे हैं, जबकि पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ है तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या हैं, स्थिर हैं। तो डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष बदलती है तो वह गति अवस्था में कही जाती है, और अगर किसी वस्तु की स्थिति किसी विशेष वस्तु या स्थिर वस्तु के सापेक्ष ना बदले तो उसको हम लोग कहते हैं विराम अवस्था। विराम मतलब स्थिर अवस्था, रुका हुआ अवस्था। ध्यान दीजिएगा, आगे इसमें जो हेडिंग है गति के प्रकार। गति के जो प्रकार होते हैं ये देख लीजिए, विभिन्न प्रकार हैं। एक आप कह सकते हो गति का प्रकार होता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, जब कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु एक सरल रेखा में गतिशील होता है, यानी उसकी दिशा बदले ना। कोई भी वस्तु हो और वो गतिशील हो, गतिशील वस्तु की जो दिशा है वो दिशा ना बदले। अगर दिशा ना बदले तो उसकी जो गति होती है उसकी गति को हम लोग कहते हैं सिंपल लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति। देखिए गति का एक और टाइप आप कह सकते हो होता है, एक होता है वृत्तीय गति। गति का एक और टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन इसको बोला जाता है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई भी पिंड या वस्तु किसी भी स्थिर बिंदु के परितः चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी जो गति होती है उसकी गति को हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। एग्जाम्पल आप कह सकते हो, घड़ी की जो सुई होती है ये कौन सी गति करती है, वृत्तीय गति करती है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसकी जो भी गति है ये इस गति को हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। एक गति और होता है देख लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। घूर्णन गति एक आपका होता है। घूर्णन गति क्या होता है, जब कोई वस्तु या कोई पिंड अपने स्थिर अक्ष पर या अपने ही अक्ष पर गति करता है तो उस गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति का एक बेहतर एग्जाम्पल आप कह सकते हो लट्टू। लट्टू अपने स्थान पर ऐसे रहता है और अपने ही एक निश्चित अक्ष पर चक्कर लगाता रहता है और इस गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति, जो अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाए। पृथ्वी भी घूर्णन गति करती है। पृथ्वी जो गति करती है, जैसे मान लीजिए ये सन है और इसके चारों तरफ ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है सन के चारों ओर, तो एक तो ये चक्कर लगाती ही है, चक्कर लगाने के साथ साथ पृथ्वी अपने स्थान पर ऐसे ऐसे रोटेट होती रहती है और आगे बढ़ती रहती है, घूमती रहती है। तो ये जो अपने स्थान पर घूमती है, ये जो गति है, इस गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति, और इसके चारों तरफ ये जो गतियां बन रही है इस गति को हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। देखिए आगे एक और इंपॉर्टेंट टाइप इस मोशन का है जिसको आप लोग कहते हो दोलन गति। दोलन गति क्या होता है, दोलन गति होता है कि अगर कोई भी पिंड या वस्तु एक ही बिंदु के इधर उधर गति करे तो उसको हम लोग कहते हैं दोलन गति। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि आपके पास कोई भी धागा हो और उस धागे से कोई गोला लटका दीजिए और गोले को ऐसे मूव करा दीजिए, तो गोला जो होगा एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, जबकि उसका जो प्रारंभिक अवस्था है ऐसे लटकाए थे तो इस बिंदु के इधर भी गति किया, उधर भी गति किया, तो इस गति को हम लोग कहते हैं दोलन गति। एक इंपॉर्टेंट और मोशन इसका बच रहा है, दोलन गति आपका हो गया, दोलन गति आपका हो गया। एक और आपका है आवर्त गति। आवर्त गति देख लीजिए क्या होता है, जैसे आप इसमें कह सकते हो जब कोई पिंड या कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को दोहराता है तो उस गति को हम लोग कहते हैं आवर्त गति। इसके लिए देख लीजिए घड़ी की सुई के लिए भी हम बताए थे कि इसका जो पथ बनता है ये क्या है, ये पथ वृत्तीय होता है, जबकि घड़ी के सुई की जो गतियां होती हैं उसकी गति जो होती है उस गति को हम लोग आवर्त गति भी कह सकते हैं, क्योंकि घड़ी की सुई 24 घंटे में या 1 घंटे में, अगर घंटे वाली आप सुई या मिनट वाली सुई लेते हो तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर लगा लेती है, फिर 1 घंटे में 1 चक्कर लगा लेती है। समय निश्चित है और निश्चित समय में अपने पथ को लगातार जो दोहराए उसी को हम लोग कहते हैं आवर्त गति। तो आगे ये गति का टाइप्स था। देखिए आप
मोशन में अगला जो टॉपिक है हमारा, अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है दूरी। इसमें ये एक ऐसा चैप्टर है, देखिए इसमें आपको पढ़ना दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, किसी वस्तु का वेग क्या होता है, तो सबके बारे में धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। और एक तरफ से आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स बनाइएगा सभी लोग, और कहीं भी अगर कोई समस्या होगी तो संपर्क करिएगा। देखिए दूरी क्या होती है, दूरी डिस्टेंस क्या होता है। देखिएगा डिस्टेंस के बारे में कोई आपसे पूछे दूरी किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, दूरी को कैसे डिफाइन करोगे। देखिए जो दूरी होता है, अगर कोई भी व्यक्ति है यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ तक गया तो हम कहते हैं व्यक्ति इतना दूरी तय किया। व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ऐसे ऐसे गया और यहाँ तक पहुँच गया, बी पॉइंट तक पहुँच गया। तो आपसे पूछा जाए व्यक्ति कितना दूरी तय किया, तो आप बताओगे व्यक्ति यहाँ से चल के ऐसे ऐसे आया, यही पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक तय किया। तो ये क्या है, ये आप कह सकते हो व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई है, व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई है, पथ की लंबाई है। अब देखिए जब ये पथ की लंबाई है तो हम लोग दूरी को कह सकते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। उसके बाद देखिए आपका एक और हेडिंग आता है यहाँ पर विस्थापन। दूरी हो गया, आगे हमारा आता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिएगा इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिएगा किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही कहलाता है उसका विस्थापन। तो देखिएगा इसमें कि अगर कोई भी वस्तु ए पॉइंट पर है, यहाँ पर कोई भी वस्तु है और या कोई भी व्यक्ति है और ये व्यक्ति गति करता हुआ गया आगे की तरफ और फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, इस तरह से कुछ, और फिर यहाँ चला आया, व्यक्ति यहाँ चला आया। अब हम कहें कि ये 10 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 12 है और ये 6 है और ये 2 है। अब B यहाँ पर एक पॉइंट है और व्यक्ति कितना दूरी तय किया, तो हम जोड़ लेंगे पथ की लंबाई। 10, 5, 15, 3, 18 और 18, 12, 30, 6, 36, 2, 38। अगर ये सब किलोमीटर में है तो हम कहेंगे 38 किलोमीटर दूरी व्यक्ति तय किया। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस तरह से जाएंगे तो ये दूरी न्यूनतम है, ऐसे हम जाएंगे तो ये दूरी न्यूनतम है, ऐसे हम जाएंगे तो ये दूरी न्यूनतम है। अगर हम यहाँ से सीधे ऐसे पहुँच जाएं तो सबसे न्यूनतम दूरी तो यही होगा। तो इसी दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ तक जाता है और ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है पूरा 3 किलोमीटर। उसके बाद इस साइड में जाता है और ये 4 किलोमीटर। आप कह सकते हो कोई भी व्यक्ति है पूर्व दिशा में जाता है और फिर 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। या आप कह सकते हो ये किसी भी बच्चे का घर है और ये है उसका विद्यालय, ये उसका विद्यालय है। 3 किलोमीटर गया पूर्व और 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में मुड़ गया तो वो पहुंच गया अपने विद्यालय। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यक्ति का विद्यालय कितना दूर है, व्यक्ति के विद्यालय की दूरी कितनी है, या व्यक्ति या बच्चा कितनी दूरी तय किया अपने विद्यालय तक पहुंचने में, तो आप कहोगे कि जो दूरी है वो 3 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, 4, 3, 7 किलोमीटर दूरी बच्चे ने तय किया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे के घर और विद्यालय के बीच का विस्थापन क्या है, तो ध्यान दीजिए
विस्थापन की डेफिनेशन अभी हम बताए थे, किसी भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का मतलब हो गया ये सीधी दूरी, और ये कोण हमको पता है पूरब से उत्तर दिशा में डायरेक्ट मुड़ेगा तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, और अगर ये एंगल होगा 90 डिग्री तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ चुके होंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए कर लंब कितना है, 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मिलेगा हमको 5। तो यहाँ पर कर्ण का जो मान आया 5, यानी ये मान आया 5 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना आया बच्चों, 5 किलोमीटर। देखिए ये विस्थापन था। आगे इससे पहले देख लीजिए, एक हेडिंग आपका छूट रहा है, उसको भी हम लोग कवर करते चलते हैं। आपका एक हेडिंग होता है, इसमें देख लीजिए मिलेगा आगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और आपके सिलेबस में तो है ही। एक आपका होता है सदिश राशि, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है? स्केलर क्वांटिटीज इसको बोल सकते हैं, सदिश राशि अदिश राशि। देखिए सदिश राशि में आप कह सकते हो वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ या परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा। मात्रा देख लीजिए लगभग सब में मात्रा कुछ ना कुछ होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि आप क्लास में कोई बैठे हो किसी क्लास में और पता चला कि यहाँ पे देख लीजिए क्लास चल रहा है, क्लास यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पूरा बेंच लगा है, आपका यहाँ बेंच लगा है, और आपसे टीचर पूछें, आपसे कहें कि बेंच की लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे, कुछ बताओगे। आपके पास अगर मेजरमेंट करने का तरीका है तो आप किसी तरफ मेजरमेंट करके बताओगे बेंच की लंबाई 2 मीटर है। अब ये 2 मीटर क्या हो गया, उसका परिमाण हो जाता है, मात्रा हो जाता है। अभी अब जैसे हम विद्यालय के लिए एग्जाम्पल बताए थे कितनी दूरी है, तो दूरी आप बताए थे कि इतना दूर है, तो 7 किलोमीटर। तो 7 क्या था, उसकी मात्रा थी। अगर आप जाते हो किसी मार्केट में जाते हो, कुछ आपको खरीदना है, तो आप कहते हो दुकानदार से इतना किलो हमको सब्जी लेने गए हो, पता चला कहते हो हमको 2 किलो आलू दे दीजिए। अब आप गए किसी सब्जी वाले के यहाँ, आप कहे अंकल जी हमको 2 किलो आलू दे दीजिए, तो ये 2 किलो क्या है, उसकी मात्रा है, आलू की मात्रा है। तो इसको हम लोग परिमाण बोलते हैं। लेकिन 2 किलो में कोई दिशा है कि किस दिशा में 2 किलो, ये 2 किलो में कोई दिशा नहीं है। और 2 किलो किसका यूनिट होता है, मास का, द्रव्यमान का। अब द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती, अगर कोई दिशा नहीं है तो ये द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है। लेकिन जिसमें दिशा हो, अगर अभी जैसे हम बात किए थे विस्थापन के लिए, तो 3 किलोमीटर इधर गया व्यक्ति और 4 किलोमीटर इधर गया, विस्थापन पूछा गया तो एकदम दिशा निश्चित है प्रारंभिक से लेके अंतिम तक, और सीधी न्यूनतम तो दिशा एकदम ये निश्चित है। जब ये निश्चित है, विस्थापन जो हमारा हुआ वो कैसा हुआ, सदिश राशि हुआ। अब ध्यान दीजिए, सदिश राशि किसे कहेंगे, अदिश राशि किसे कहते हैं। इसमें हमको लिखना है वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे आप उदाहरण कुछ लिख सकते हो, विस्थापन, बल। आप कहीं पर भी बल लगाओगे तो उसकी दिशा, अब इस पे देखिए, अगर हम इसे बल लगाएं तो हमको 2 न्यूटन 4 न्यूटन जो भी बल लगाएंगे उसका परिमाण निश्चित है कि इतना बल हम लगा रहे हैं, और दिशा भी निश्चित है किस दिशा में बल लगा रहे हैं। तो जिसमें दिशा हो,
परिमाण हो, मात्रा हो, उस राशि को हम लोग क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। तो बल भी हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे वेग, वेग भी सदिश राशि है। हमारा एक राशि और आएगा, इसके बारे में सब हम आगे पढ़ेंगे, संवेग, ये भी सदिश राशि है। बल आवेग, ये भी सदिश राशि है। और पढ़ेंगे त्वरण, ये भी सदिश राशि है। आगे देखिए अदिश राशि क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज। तो इसमें हमको कहना है वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा निश्चित नहीं होती, अदिश राशियां कहते हैं। जैसे अदिश राशि का उदाहरण आपका है चाल, दूरी, दूरी दिशा निश्चित नहीं होती है। अब और आपका हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान, ये सब राशियां, आयतन, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब राशियां जो होती हैं ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। आगे देखिए आपका जो विस्थापन और दूरी है, विस्थापन और दूरी में कुछ अंतर भी है। अंतर क्या है, अभी एक अंतर आप पढ़े, विस्थापन जो है वो सदिश राशि है जबकि दूरी अदिश राशि है। विस्थापन और दूरी में अंतर देख लीजिए, ये आपका हो गया विस्थापन और इधर आप लिख सकते हो दूरी। विस्थापन सदिश राशि है जबकि दूरी अदिश राशि है। विस्थापन जो होता है वो या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। और एक चीज, दूरी जो होती है, दूरी कभी निगेटिव नहीं होगा, कभी दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन विस्थापन जो होता है ये ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सब कुछ हो सकता है, बट दूरी नहीं होता, दूरी निगेटिव कभी नहीं होती है। ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे इसमें। अब आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बाकी देखिए जितना आप लोगों को पढ़ाया गया आप इसका नोट्स बनाओगे, और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8948200516। इस पे आप संपर्क करोगे तो बाकी आपको सारी जानकारी दी जाएंगी। जितना पढ़ाया गया इसका नोट्स आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप घर बैठे तैयारी कर सकें। और देखिए कोरोना महामारी का जो प्रकोप है ये बढ़ता जा रहा है, इस वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए हैं जिससे कि घर बैठे आप पढ़ाई कर सकें। और ये जो लेक्चर है, जो वीडियो है, ज़रूरतमंद लोगों तक आप पहुंचाएं। बाकी का अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।